दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। लिस्टिंग के बाद जो गिरावट हो रही थी वो थम चुकी है और इसके पीछे वजह है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भारी मात्रा में शेयरों की खरीदारी करना। तो यहाँ पे देख दो कि बल्क डील के माध्यम से काफ़ी बड़े शेयर खरीदे गए, लेकिन इसके बीच में लगातार बड़े फंड हाउस बिकवाली कर रहे हैं और इसके पीछे की जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय हमें जेएफएसएल में निवेश करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से अभी दूर हो जाना चाहिए। जिनके पास शेयर जिनको मिले हैं बोनस के रूप में, क्या उनको शेयर बेच देने चाहिए, आगे की क्या रणनीति है। वैसे देख सकते हो कि कल यहाँ पे एजीएम होने जा रही है रिलायंस की, और इस एजीएम के दौरान जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ नई रणनीति के बारे में खुलासा हो सकता है। तो कल का दिन काफ़ी खास रहने वाला है और आने वाले समय में जेएफएसएल के शेयर की प्राइस क्या हो सकती है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 221 पर रही, जहाँ पे 3.82% की शानदार तेजी देखने को मिली। जो लगातार लिस्टिंग के बाद गिरावट होती है वो थम चुकी है और आप देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग काफ़ी पॉजिटिव रही है और वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल देखने को मिला है हमें। ये देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन करीब 32 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है और इस वॉल्यूम में जो उछाल है वो ये समझ में आ रहा है कि अब बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और आने वाले इसमें अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस रखी गई थी वो 261.85 के आसपास रही थी और जो लिस्टिंग हुई अगर आप देखें तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 265 पर तो बीएससी में हुई थी और एनएससी में 262 के आसपास हुई थी और उसके बाद में लगातार गिरावट इसमें बनी। अब ये जो पॉजिटिव माहौल बना है तो यहाँ पे देख दो कि मोतीलाल ओसवाल ने जम के खरीदारी की है। करीब 0.6% की बड़ी स्टेक ले ली है मोतीलाल ओसवाल ने। अब ये और किसने किसने खरीदारी की है उस डील के आंकड़े को भी हम अच्छे से समझेंगे आगे जाके, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या रणनीति बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख दो कि करीब 754 करोड़ का ज़बरदस्त यहाँ पे निवेश किया है मोतीलाल ओसवाल ने। ओपन मार्केट से उन्होंने शेयर खरीदे फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे देख दो कि ये जो गिरावट बनी इसके पीछे वजह कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो डीमर्ज होके यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस बनी है, ये आने वाले 3 दिन में ये आप देख सकते हो कि सेंसेक्स से इसको बाहर किया जाएगा और इस वजह से जो बीएसई इंडिया ने जो फैसला किया उसके बाद में यहाँ पे गिरावट का माहौल बना है। तो देख सकते हो कि लिस्टिंग के बाद लगातार इसमें 5% का लोअर सर्किट बने रहा, लगातार इसमें लोअर सर्किट के साथ में ही शुरुआत हुई, लेकिन फ्राइडे को पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। फिलहाल देख दो कि 31 अगस्त तक सेंसेक्स में ये शामिल रहेगा, उसके बाद में इसको सेंसेक्स से बाहर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पैसिव फंड पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए इसमें भारी बिकवाली कर रहे हैं और इस वजह से बिकवाली का दौर इसमें देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय में इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्थान बन सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ के ये और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये रिलायंस के अंदर वो पोटेंशियल है कि इस सेक्टर में और तेज़ी से वो आगे बढ़े। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विस एक लॉन्ग टर्म में लंबी रेस का घोड़ा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख दो कि दीपक सिनोय है, फाउंडर और सीईओ है यहाँ पे कैपिटल माइंड के। उनका कहना है कि जो बड़े फंड हाउस है जो निफ्टी इंडेक्स बेस्ड जो काम करते हैं वो करीब 2700 करोड़ के जो शेयर है उनको बेचने पड़ेंगे जब तक ये स्टॉक को इंडेक्स से जो रिमूव न किया जाए उसके पहले पहले इनको 2700 करोड़ के शेयर बेचने, और इसी वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख दो कि जो बड़े निफ्टी बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट फंड है जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश किया हुआ उनको शेयर जो मिले हैं डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस के, उनको वो शेयर बेचने होंगे क्योंकि वो निफ्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऐसे में उनके लिए ज़रूरी है कि उन शेयरों से वो बाहर निकले और ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि और दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इसकी प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है और ऐसे में आने वाले समय फिर से अच्छी तेज़ी आ सकती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि 28 अगस्त यानी कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम होने जा रही है और इस एजीएम के दौरान मुकेश अंबानी कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, स्पेशली जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर, इसके बिजनेस प्लान को लेकर, आगे किस तरह से कंपनी बढ़ेगी, इसको लेकर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। उस अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे एक लंबी तेज़ी शुरू हो सकती है। स्टॉक जिस तरह से लोअर सर्किट में आया उसी तरह से अपर सर्किट में भी आगे जा सकता है।
क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि इस कंपनी को, जो इन्होंने नई कंपनी फॉर्म किया, तो इसको तेज़ी से आगे बढ़ाए, इसके कारोबार को बढ़ाए और जो बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनियां उनसे ये कंपटीशन फाइट कर सके। इसको लेकर आप देखें तो कुछ बड़े फैसले होंगे और उसके बाद में इस शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो ये कल का दिन काफ़ी खास रहने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उनको डिस्कस करें, जिससे आपको भी ये समझ में आएगा कि वाकई में इस स्टॉक में खरीदारी का मौका बनता है। तो सुबह 9:20 पर 202.80 की प्राइस से करीब 4,66,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 9:24 पर 202.80 की प्राइस से 6,10,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:41 पर 213.45 की प्राइस से करीब 5 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 9:46 पर 202.80 की प्राइस से 5,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:57 पर 202.80 की प्राइस से ही करीब 4,02,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:01 पर 202.80 की प्राइस से ही करीब यहाँ पे देख सकते हो कि 9,56,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:02 पर 202.80 की प्राइस से ही यहाँ पे देख दो कि 11,32,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:03 पर 208 की प्राइस से 17,32,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। यानी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे खरीदारी की गई और ये जो शेयर खरीदे गए ये आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीदारी के दिखाई दे रहे हैं। फिर 11:32 पर 222 की प्राइस से यहाँ पे 4 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:45 पर 223.90 की प्राइस से 4,15,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 2:39 पर 215 की प्राइस से यहाँ पे करीब देख सकते हैं कि 24 लाख शेयरों की एक बड़ी भारी बिकवाली हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी बहुत भारी मात्रा में बिकवाली की। फिर 3 बजे देख सकते हो कि 212 की प्राइस से यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 20,34,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी की। तो ये तो समझ सकते हो कि जो डील हुई है उसमें 2 बिकवाली है, खरीदारी बहुत ज़्यादा है और ये इशारा करके स्टॉक अब आने वाले समय एक बड़ा कमाल कर सकता है, एक बड़ा मल्टीबैगर का इसके अंदर वो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। अब इसकी पेयर कंपनियों की बात करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस दिखाई देगी जिसकी प्राइस 7,211 के आसपास है। बजाज फिनसर्व जिसकी प्राइस 1,503 के आसपास है। जियो फाइनेंशियल की फिलहाल 214 के आसपास प्राइस है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फर्म की बात करें 1,082 की प्राइस है। बजाज होल्डिंग जिसकी प्राइस 7,223 के आसपास है। एसबीआई कार्ड 820 के आसपास प्राइस है। श्रीराम फाइनेंस जिसकी प्राइस 1,864 के आसपास है। तो ये देख सकते हो इसकी पेयर कंपनियों की जो प्राइस है वो आपको 2,000 या उससे ऊपर दिखाई देगी और जिस तरह से इनकी कंपनियों की तुलना अगर करें तो यह स्टॉक भी 2,000 में जाने लायक है। यानी आने वाले समय ये 5 से 10 साल का नजरिया लेकर आप निवेश कर लेते हो तो ये स्टॉक भी 2,000 का टारगेट आपको दिखा सकता है आराम से। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि रिलायंस ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब इसके फंडामेंटल देखें तो आप इसका मार्केट कैप 1,36,278 करोड़ का है और करंट प्राइस की 214 के आसपास, 203 इसका लो बना है 52 वीक का और हाई देख दो 278 का है। तो स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस लेवल पे निचले प्राइस पे आपको मिल रहा है। स्टॉक का भी 5,421 का है और आरओसी इसका 0.29% है, आरओई 0.19% है और फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इस समय आपको इतने तो खास नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस का ये नाक है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक डेफिनेटली ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए 2,000 के टारगेट को भी दिखा सकता है अगर आप इसको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते। एक तरह से एफडी कर लेते, जैसे बैंक में 10 साल के लिए एफडी करते, इसमें अगर आप एफडी कर लेते 10 साल की तो 2,000 का टारगेट ये दिखा सकता है। सबसे बड़ी बात है कंपनी डेट फ्री है। इसके पिवट लेवल को एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 203 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 192 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है और बाजार में लगातार गिरावट जारी रही तो फिर तीसरा सपोर्ट 182 का निकल के आता दिखाई देगा। तो गिरावट में काफ़ी नीचे जा सकता है, लेकिन जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा तो देखो कि 224 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही ये स्टॉक 235 तक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 246 तक भी जा सकता है। तो अभी फिलहाल देख सकते हो ये अच्छा मौका है खरीदारी का। जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल ने जम के खरीदारी की, आप भी निवेश करें, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।